शाजिम और अदनान की गाड़ी उस वक्त चौहान हाउस के बाहर खड़ी थी। इतनी खामोशी, इसका मतलब वो जिंदा है। अगर मर गई होती तो कोहराम मचा होता। अदनान ने गेट की तरफ देखते इर्द गिर्द का जायजा लेते कहा, जबकि शाजिम फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी से बाहर निकला। किधर जा रहे हो? अदनान भी तेजी से पीछे लपका। डोर बेल बजाए। यार ये ना कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बजा दें ये लोग, चलो यहाँ से, क्यों रिस्क ले रहे हो? शाजिम ने घूरा था उसे। बकवास बंद करो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता दरवाज़ा खुला था। जी, आने वाला चौकीदार था। मुझे जुनेद अंकल से मिलना है। घर हैं वो? नहीं जी, इस वक्त तो कोई भी नहीं है घर पे। सब अस्पताल गए हैं। सोहाबाजी को गोलियां लगी हैं। उसने गोली की जगह गोलियां का, वो शायद उसे पहचान गया था, इसीलिए एक ही बार पर पूछने पर सारी डिटेल दे दी। ओह, कौन से अस्पताल, कुछ पता है? जी, वो करीबी अस्पताल। अस्पताल का नाम बताया उसने, जिसे सुन वो पीछे मुड़ने ही लगे कि आवाज़ आई। वैसे हैरत है, सारे शहर को पता है, आपको ही पता नहीं। चौकीदार ने तनकीदी नज़रों से उसका जायजा लेते कहा। अदनान ने कड़े तेवरों से चौकीदार को घूरा। उसने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि शाजिम ने जवाब दिया, हाँ वैसे हैरत है, कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि अदनान उधर ही खड़ा था। वो आगे बढ़ा, बिल्कुल चौकीदार के सामने, और नज़दीक जाकर खड़ा हुआ। वैसे ये बात सबको ही पता है कि चौकीदार की ड्यूटी गेट पर होती है, सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी वजह से हमें घंटा इंतज़ार करना पड़ा इस कड़ी धूप में। साहब जी, ये जगह धूप से बचने के लिए बनाई गई है। उसने उस जगह की तरफ इशारा किया जहाँ थोड़ी देर पहले अदनान खड़ा था। उधर ग्रीन शेड डाली गई थी। अदनान ने पहले इधर और फिर चौकीदार की तरफ सताइशी नज़रों से देखा। तभी उसके कानों में शाजिम की आवाज़ पड़ी और वो मज़ीद कुछ भी कहे बगैर गाड़ी की तरफ बढ़ा। इन्होंने तो चौकीदार भी खूब ज़बान लड़ाने वाला रखा हुआ है। गाड़ी में बैठते ही वो बोला, तो तुम्हें किसने कहा था कि उससे ज़ुबान लड़ाओ? चलो अब, एक मिनट, तुम्हारा इरादा कहीं अस्पताल जाने का तो नहीं? वो पूरा घूमा था शाजिम की तरफ। तो और किधर जाना है? ए, दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? मत मारी गई है तुम्हारी? मगर मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। वो तुम्हारी फुप्पी की बेटी ने जो बयान दिया है ना, पुलिस ने तुम्हें उधर ही धर लेना है। तुम तो शायद बच जाओ, मगर मेरे बचने के चांसेस नहीं। तुमने जाना है तो जाओ, मगर मेरे हाथ जुड़े हैं जी। उसके सामने दोनों हाथ जोड़ गया वो। तभी डैशबोर्ड पर पड़ा उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। आपके वालिद साहब की 9 मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं और ये 10वीं बार है। क्या करना है? बंद कर दो फ़ोन। उसका लहजा सख्त हुआ। अदनान ने वैसे ही फ़ोन वापस रख दिया। अब बताओ किधर जाना है? एक बार फिर उससे पूछा था। शाजिम ने आंखें बंद करके सीट से टेक लगाए। तुम्हारे घर। अदनान ने गहरा सांस भरा, जैसे शुक्र अदा किया, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऑपरेशन जारी था। पुलिस भी उधर अपना ऑपरेशन कर रही थी। जुनेद साहब, कोई तो होगा ना जिस पर आपको शक होगा। कभी तो बेटी ने जिक्र किया होगा किसी का, किसी दुश्मन का। पिछले आधे घंटे से पुलिस वालों का बस एक ही सवाल था जिसे वो घुमा फिरा कर पूछे जा रहे थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमें किसी पर शक नहीं, ना ही कोई हमारा दुश्मन है। जुनेद साहब झुंझला गए थे। फुप्पो जो इतनी देर से पुलिस वालों को घूर रही थी, आखिर रहा ना गया तो बोल पड़ी, इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता भी है हमारी बच्ची वकील है, सो दुश्मन है उसके। अब हमें क्या पता कौन है? अब हर बात वो हमें थोड़ी ना बताती थी। पुलिस वाले आप हैं, इस बात का पता आपको लगाना चाहिए ना कि कौन दुश्मन है हमारे। वो जो हमारी बच्ची की जान लेना चाहते थे, उल्टा आप हमें परेशान किए जा रहे हो। इंस्पेक्टर ने कड़े तेवरों से घूरा था उन्हें। ये क्या लगती हैं लड़की की? वो एक बार फिर जुनेद साहब से मुखातिब थे। ए लो, अब मेरे पीछे पड़ जाओ। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी। फुफ्फो मैं लड़की की। उन्होंने इतरा कर कहा, कहीं कोई रिश्ते विश्ते का चक्कर तो नहीं था? पुलिस इंस्पेक्टर ने सोचने के बाद पास पड़ी कुर्सी पर एक टांग रखकर छड़ी ठोड़ी के नीचे रखते हुए पूछा। फुफ्फो की आंखें बाहर हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने अपनी भतीजी को मरवाने की कोशिश की? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पुरसकून अंदाज में इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। ऐसे लग रहा था वो टाइम पास कर रहे हैं और बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इधर तफ्तीश करने आए हैं या हमें तंग करने आए हैं? बेहतर होगा अपना काम करें और जाएं यहाँ से। मोहित आगे बढ़ा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर की तरफ से कोई जवाब आता, ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। सब उधर भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन कामयाब हो गया। ख़तरे की कोई बात नहीं। आप लोग अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। गोली दिल के मकाम के बिल्कुल करीब लगी थी, बचत हो गई। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो शायद। खैर, अब घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर सबने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? अचानक पीछे से आने वाली आवाज़ पर सबने मुड़ कर देखा। ज़ारा हमदानी खड़ी थी, आंखें आंसुओं से तर थीं। फ़िलहाल तो नहीं, मगर अगले 12 घंटों के अंदर अंदर मरीज़ा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर मिल लीजिएगा, तब तक मरीज़ा को होश भी आ जाएगा। पेशा वाराना अंदाज में जवाब देकर डॉक्टर वहाँ से चला गया।
ज़ारा हमदानी खुद पर नागवार नज़रें महसूस कर रही थी। मोहित और शनाया आगे बढ़े और उनसे प्यार लिया। आप लड़की की माँ हैं और अब पहुंच रही हैं। इतनी देर से कहाँ थी आप? इंस्पेक्टर के तफ्तीशी सवाल उनसे शुरू हुए। उन्होंने एक उचटती नज़र जुनेद साहब पर डाली। जब खबर मिलनी थी तभी पहुंचना था ना। उनके लहजे में तंज था। मोहतरमा, बेटी की खबर रखना आपका फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ देखो याद कौन दिला रहा है, फुप्पो बुड़बुड़ाई, जबकि ज़ारा हमदानी सर झुकाकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें इस तरह आना नहीं चाहिए था रचना। तो क्या करती? मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं थी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ अलीज़े। मुझ में जो हिम्मत थी, मेरी बहादुरी सारी आज खत्म हो गई। जानती हो तुम, वो गोली उसके लिए नहीं मेरे लिए थी। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे लिए थी? अलीज़े ने चौंक कर पूछा। वो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। रचना उस वक्त उसके घर पर रह रही थी, क्योंकि जब गोली चली सोहा उस वक्त उस जगह खड़ी थी जिस जगह मैं थी पहले। अगर वो मुझे ना खींचती तो वो गोली मुझे लगनी थी। तुम उस जगह से होकर आई हो? तुम कम अज़ कम बता के तो आती। जानती हो भाई कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे इस तरह अस्पताल से गायब हो जाने पर। बस जहन में नहीं रहा। लड़की, अगर तुम इस तरह की हरकतें करती रही तो नुकसान उठा बैठोगी। क्या ज़रूरत थी उस जगह दोबारा जाने की? अचानक मर्दाना आवाज़ पर दोनों सीधी हुई। सॉरी। उसने नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा और बोली तो बस इतना। क्या सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम मैं कोई लापरवाही नहीं देखूंगा तुम्हारी। वो उंगली उठाकर तंबी करते बोला। सोहा कैसी है? कुछ पता चला उसके बारे में? हाँ, खतरे से बाहर है वो। चलते हैं कल मिलने उससे। मैं नहीं जाऊंगी, आपने जाना हो तो चले जाइए। वो नज़रें फेर कर बोली। अजहान ने आईब्रो उचकाए थे। हम दोनों जाएंगे। तुम्हारे हिस्से की उसने गोली खा ली और तुम उसका हाल भी पूछने नहीं जाओगी। जबकि रचना सर झुका गई। क्या बात है, किसकी वजह से छुपती फिर रही हो उससे? अजहान ने उसके चेहरे को बगौर देखा था। छुप तो नहीं रही। फिर? बस मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मजीद मुश्किल में पड़े। अजहान ने ठंडी आह भरी। किसी को तो इस आग में कूदना पड़ेगा ना तुम्हारे साथ, और वो तो कूद भी गई। तुमने उससे इस तरह लाताल्लुकी नहीं बरतनी चाहिए थी। हर कोई ऐसा नहीं होता रचना। निकाल दो अपने जहन से अपना ये सारा फतूर और बिल्कुल रिलैक्स रहो। रचना ने उसकी तरफ देखा और सर हिलाया। उसके जहन में अभी भी शाजिम की बातें गूंज रही थीं जो उसने उसे आखिरी दफ़ा कही। उसे उस कोठड़ी में 2 दिन हो गए थे। वो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। शायद उसे अब सारी ज़िंदगी उधर ही घुट घुट के गुजारना था। तभी दरवाज़ा खुला। उसने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जानती थी कि खाना देने वाला होगा। कैसी हो? अचानक उस आवाज़ पर वो बिजली की तेज़ी से अपनी जगह से उठी। उसने पास पड़ी कुर्सी को उठाया था। दफ़ा हो जाओ इधर से। तुम क्या समझते हो भीख मांगूंगी तुमसे मैं आज़ादी की? थूकती हूँ मैं तुम्हारे मुंह पर। थूकती हूँ मैं तुम्हारे मुंह पर। साथ ही कुर्सी उठाकर वो उसकी तरफ बढ़ी, पागलों की तरह। मगर एक तो उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, उसकी कमज़ोरी थी। दूसरा कुर्सी लकड़ी की थी, वजनी थी। उस तक पहुंचने से पहले गिर गई। शाजिम उसकी तरफ बढ़ा, हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, जिस पर उसने नफरत से थूक दिया। उसकी इस हरकत पर एकदम वो गुस्से में आया। नीचे झुककर बालों से पकड़कर उसने उसे उठाया। वो सिसक उठी थी तकलीफ की वजह से। नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना तो आदत है तुम औरतों की। वो घुर्राया था। फिर एकदम उसके बाल छोड़े और खुद को कुछ हद तक नॉर्मल करना चाहा, और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। मैं इधर जो काम करने आया था ना, बेहतर है वो मुझे करने दो, वरना पछतावा तुम्हारे हिस्से में आएगा। अब कोशिश करना कि कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिस पर मुझे गुस्सा आए। रचना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम्हारी वकील से मिला था मैं। मुझे पता चला वो तुमसे मिलकर तुम्हें समझाना चाहती थी कि आराम सुकून से अपने माँ बाप की बात मानकर ज़िंदगी गुजारो। हैरानी हुई सुनकर, मुझे भी हुई थी। अफसोस हो रहा है कि एवं खामखा तुम्हें तकलीफ दी। चलो अब तुम्हें जो करना है करो, आज़ाद हो तुम। और हाँ, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। हमारी मतलब मेरी और तुम्हारी वकील की। आना ज़रूर। आखिरी बात उसने मुस्कुराते कही थी। रचना ने हैरानी से उसे देखा। नहीं आ रहा ना यकीन? इस बात की सच्चाई का सबूत तुम्हारी आज़ादी है। वो उसके बाद किसी हद तक कायल हो गई थी। उस दिन भी सोहा उससे मिलने आई थी तो उसे यही लगा कि वो उसे रोकने आई थी। किसी हद तक वो बदगुमान हो गई थी सोहा से भी अब। रात 10 बजे के करीब शाजिम घर आया और सीधा सुल्तान आफंदी के कमरे की तरफ बढ़ा। वो नॉक किए बगैर रूम में दाखिल हुआ। मुबारक हो, बच गई है वो। जाते ही उसने बाप को फातिहाना नज़रों से देखते कहा। वो तो बच गई, मगर लगता है तुम्हारे बचने का कोई इरादा नहीं। अब तुम घर में रहोगे, इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे, समझे? शाजिम, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। सुल्तान आफंदी का ज़ब्त आखिरी इंतहा पर था। वो सुबह से घर से गायब था। ना आता ना कोई पता। बाबा जानी, आपने जो करना था ना कर लिया। अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा।
आखिर आपका खून हूँ, किसी की जी हजूरी करना मेरे खून में भी शामिल नहीं, इसीलिए ये एनर्जी ज़ाया ना करे मुझ पर। ठीक है, जो करना है करो, मगर अगर कुछ भी गलत हुआ तो मेरे पास मत आना। मैं इतना भी गुस्ताख नहीं हूँ बाबा जानी कि अपना हर मसला खुद सुलझाता फिरूँ। वो मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालते बाहर निकल गया, जबकि सुल्तान अफंदी का बस नहीं चल रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दें। रात की तारीकी छट चुकी थी, सुबह की किरणें हर सू फैल चुकी थीं। सोहा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, मगर उसे होश अभी भी नहीं आया था। ज़ारा हमदानी उसके सिरहाने बैठी थी, जबकि मोहित बाहर था। बाकी घर वालों को उसने घर भेज दिया था कि वो लोग फ्रेश हो जाएं और कुछ देर आराम कर लें। मगर अब परेशानी की बात ये थी कि 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, मगर सोहा को होश नहीं आया था। लेकिन डॉक्टर का कहना था घबराने की बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। ज़ारा हमदानी उसके सिरहाने बैठी उसका सर सहला रही थी। कितनी बदनसीब हूँ मैं, एक बेटी छीन ली गई मुझसे और दूसरी को मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए रोन गई। मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मुजरिम हूँ। मुसलसल आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि सोहा के जिस्म में जुम्बिश हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। सोहा मेरी जान, जल्दी से आगे बढ़कर उन्होंने उसका माथा चूमा। सुल्तान साहब, शाजिम के अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। सब कुछ मेरे बस से बाहर हो रहा है। पहले की बात और थी, मगर अब बात ऊपर तक पहुंच गई है। मीडिया का बड़ा दबाव है हम पर। मैं जितनी कोशिश कर सकता की, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। तुम्हें मैं पैसे किस चीज़ के देता हूँ हर महीने? हाँ, जब सारा कुछ मैंने ही करना होता है। सुल्तान अफंदी गुस्से से चिंगाड़ा। सुल्तान साहब, मैं जितनी खिदमत आपकी कर सकता हूँ ना, उतनी कर रहा हूँ। मुझे अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं है। अगर मैं एक्शन ना लेता तो मेरी नौकरी जा सकती थी, मगर मेरे बाद कोई नया आएगा, वो इस केस को अपने तरीके से हैंडल करेगा। इसलिए मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूँ। ये बंदा तो 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, मगर आप मामले की नोयत को भी तो समझे ना। ऊपर से उस वकील पर हमले का इल्ज़ाम भी आपके सर आ रहा है, मगर मैं संभाल लूँगा। आप दूसरा मामला किसी तरह संभालें, कबल अज़ वक्त ज़मानत करवाएं फ़िलहाल, बाकी फिर देखते हैं। इंस्पेक्टर ने मशवरा दिया। तभी मुलाजिम आया और सुल्तान अफंदी के कान में कोई सरगोशी की। अच्छा तुम चलो, बिठाओ उन्हें, मैं आता हूँ। वो एकदम सुल्तान के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट आई। खैरियत? इंस्पेक्टर ने आईब्रो उचकाए। हाँ, खैरियत ही है। तुम जाओ, अपने तरीके से संभालो मामला, मैं अपने तरीके से संभालता हूँ। सुल्तान अफंदी कदरे पुरसकून था। एक पत्ता उन्होंने फेंका। अब मेरी बारी है। सब लोग उस वक्त सोहा के गिर्द मौजूद थे, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी, सिवाय जुनेद साहब के। तुमने तो हमें डरा ही दिया था, कसम से। हमें लगा कि बस अब गई और अब गई, मगर शायद फरिश्ते तुम्हें साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे। मोहित हंसता हुआ शरारत से बोला। जमशेद साहब ने उसे घूरा था। आप ही सबसे ज़्यादा सांसें तो इनकी सूखी हुई थी, जान हलक को आई हुई थी इनकी। शनाया ने आंखें घुमाई थी, साथ ही सोहा हल्का सा मुस्कुराई। मतलब कि और किसी को परवाह नहीं थी मेरी? उसने अब्रू उचकाए थे। नहीं, अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सबकी सांसें अटकी हुई थी। शनाया ने फौरन अपनी बात की तस्दीक की। बेटा बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मोहित की शादी भी धूमधाम से करनी है हमने। फाखरा बेगम पहली बार इतनी मिठास भरे लहजे में उससे मुखातिब हुई थी। सोहा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। एक साया सा लहराया था उसके चेहरे पर, जबकि मोहित ने पहलू बदला था। बिल्कुल, अगर ये वाकया ना हुआ होता तो इसी महीने होनी थी शादी। फुप्पो ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। आप भी पूछेंगी नहीं कि खुशनसीब लड़की कौन है? शनाया ने पुप्पो के पहलू में बैठी हादिया को देखते कहा, जिस पर वो झींप गई थी। कौन? उसने मध्यम आवाज में पूछा। अरे, दुल्हन इस वक्त कमरे में मौजूद है। सोहा ने शनाया की नज़रों के ताकुब में देखा तो उसकी नज़रें हादिया पर ठहर गईं, जिसके गाल सुर्ख हो रहे थे। तभी जुनेद साहब कमरे में दाखिल हुए थे। सब लोग बाहर जाएं, पुलिस आई है बयान रिकॉर्ड करने के लिए। चलो, ये मनहूस मारी फिर आ गई। करना कराना बाद में, इसने कुछ है नहीं सिवाय वक्त ज़ाया करने के। ऊपर से वो इंस्पेक्टर, उसे तो दूर से ही देख के पता चल जाता है कि लानतें फिरी पड़ी हैं उसके मुंह पर। फुप्पो इंस्पेक्टर से हुई आखिरी मुलाकात याद करते नागवारियत से बोली थी। आया बड़ा। आपा, ये बड़बड़ बाहर कर लीजिएगा, फिलहाल बाहर चलें। सब लोग मुंह के जाविये बनाते उठकर बाहर चले गए। इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। तो मोहतरमा, कैसे मिजाज हैं आपके? वो ऐसे मुखातिब हुआ जैसे सदियों पुरानी जान पहचान हो दोनों की। बहुत बेहतर। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे चंद सवाल पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आपको इतनी अदाकारी करने की ज़रूरत नहीं, बगैर किसी अदाकारी के पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कहका लगाया। आपको क्या लगता है किसने करवाया होगा ये सब कुछ? जानती हैं आप उसे? नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब आया। इंस्पेक्टर ने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि वो कुछ और ही उम्मीद कर रहा था। किसी पे शक?
नहीं, शक की बिना पर मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। वैसे सोशल मीडिया पर इस हमले को रशना केस के साथ जोड़ा जा रहा है और मुर्द इल्ज़ाम सुल्तान अफंदी को ठहराया जा रहा है। बात करके अब वो उसके चेहरे के तासुरात बगौर देख रहा था। सुल्तान आफंदी से मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। मगर आपका रचना से तो लेना देना है ना, तो ये तफ्तीश आपको करनी चाहिए ना, कड़ी से कड़ी आपको मिलानी चाहिए। बयान तो रचना सिकंदर ने भी पहले दिया था, क्या किया आपने उसका? देखें मोहतरमा, उसने खुद बयान वापस लिया था, इस बात का ताना नहीं दे सकती आप मुझे। और रही बात सुल्तान अफंदी की, तो बड़े लोग हैं, बगैर सबूत के हाथ डाला तो नुकसान हमारा ही होना है। तो सबूत ढूंढना किसका काम है? इंस्पेक्टर के माथे पे बल पड़े थे। हमें हमारा काम बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है हमें कि क्या क्या करना है हमने। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। सोहा ने कनखियों से जाते उसकी पुश्त को देखा था। मैंने कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहो, फिर क्यों किया तुमने? एक बेटी तो दे दी तुम्हें, उसे बर्बाद करके सुकून नहीं मिला तुम्हें? ज़ारा हमदानी उस वक्त सुल्ताना फंदी के घर में खड़ी थी। आज दूसरी दफ़ा वो इस घर में आई थी। आखिरी दफ़ा अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए इस घर में उसने कदम रखा था। तुम्हारी उस बेटी को मैंने नहीं, उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। और रही बात उसकी, तो मैंने भी तुमसे कहा था कि उसे मेरे मामलात से दूर रखो, वरना मारी जाएगी। किस्मत अच्छी है कि बच गई, अगर अब भी पास ना आई तो फिर नहीं बचेगी। हर बार किस्मत साथ नहीं देती, याद रखना ज़ारा हमदानी। वो भी उसी के अंदाज में बोले थे। वो अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तुम भी अपने बेटे को समझा लो कि वो भी उसके रास्ते में ना ही आए तो उसके हक में बेहतर होगा। वो हंसा था। समझदार हो गई हो, नहीं आएगा वो भी अब उसके पीछे। याद रखना सुल्तान, अब अगर कुछ भी हुआ तो पहली गोली मैं खुद तुम्हारे सीने में उतारूंगी, किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर। वो शोला बरसाती आंखों से उसकी तरफ देखते बोली। सुल्तान आफंदी ने कहका लगाया, अदाएं अभी भी जानलेवा हैं तुम्हारी, अगले बंदे को घायल करना जानती हो। वो शोक लहजे में बोला था, बकवास बंद करो अपनी, मैं ये सब कर दिखाऊंगी। मतलब अब तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तुम्हारी बेटी को मारना पड़ेगा पहले? अगर मेरे ही हाथों मरना है तो अभी शौक पूरा कर देती हूँ, लाओ दो गन। वो आगे बढ़ी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, वक्त आने पर खुद आऊँगा तुम्हारे पास गन लेकर। वो आँख दबाते बोला। वो ज़ब्त की इंतहा पर थी, गहरी सांस ली और तेज़ी से बाहर निकल गई। वाह बाबा जानी वाह, ऐवें ही तो नहीं मुझ में इतना कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ। वो जो कब से पीछे खड़ा था तालियां बजाते सामने आकर बैठ गया। बाप आखिर बाप होता है, कॉलर झाड़ते हुए कहा गया। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अब अगर मैंने तुम्हें उस वकील के पीछे घूमते देख लिया ना, बुरे तरीके से पेश आऊँगा मैं। अब की बार वो उंगलियों से तंबी करते बोले। शाजिम ने कहका लगाया, आपने कह दिया और मैंने जैसे मान लिया। शाजिम, उन्होंने घूरा था। अब एक बात मैं बोलूं? अब की बार वो सीरियस हुआ। सुल्तान अफंदी ने अबरू उचकाए थे। इस पूरे मामले में आप ज़ैनब को नहीं घसीटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुल्तान के आसाप तने। इस सारी गुफ्तगू में उसका जिक्र कहाँ से आ गया? आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ क्या सोच रहे हैं आप, इसलिए पहले तंबीह की है। उन्होंने उसकी तरफ देखा मगर बोले कुछ नहीं, जैसे किसी गहरी सोच में पड़ गए हों। यार सोहा, रियली सॉरी यार, कसम से मुझे कुछ नहीं पता था। सुलेमान का एक्सीडेंट हुआ, बस मैं उधर ही मसरूफ़ थी, उसकी टेंशन में थी। मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया पिछले 4-5 दिनों से, आज पता चला मुझे। सिद्रा शर्मिंदगी और परेशानी में कब से बोलती जा रही थी। अब कैसी तबीयत है सुलेमान भाई की? बेहतर है पहले से, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। और अब माफ़ी मांग मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो बार बार। शुक्रिया यार, मैं आज शाम को चक्कर लगाऊंगी। ठीक है जनाब, चलो सही है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। उसने जैसे ही फ़ोन रखा दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी, क्योंकि कमरे में जो भी आता बिना दस्तक के आता था। आ जाएं, उसने हल्की आवाज़ में कहा। रचना ने दरवाजे से मुंह निकाल कर देखा, जैसे अंदर आने से झिझक रही थी। सोहा मुस्कुराई थी उसे देखकर। आ जाओ। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ रही थी, पीछे अजहान था उसके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रचना ने फूल उसकी तरफ बढ़ाए जब अजहान ने फ्रूट साइड टेबल पर रखे। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? उसने उसके चेहरे को देखते पूछा, जो नज़रें मिलाने से कतरा रही थी। मैं भी ठीक हूँ। अजहान को लगा था कि वो इग्नोर हो रहा। अचानक बोला, मैं अजहान अलवी। रचना का अचानक बोलते बोलते रुका, क्योंकि आगे उसे अल्फाज नहीं मिले। ये मेरी दोस्त के भाई हैं। रचना ने जल्दी से सफाई पेश की कि कहीं वो गलत मतलब ना ले ले। सोहाग दोनों के अंदाज पर मुस्कुराए। आई एम सॉरी। किस लिए? उस दिन मैंने आपके साथ रूडली बिहेव किया और ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। वो आंसुओं को बमुश्किल रोकते बोली।
हाँ, जो रूड बिहेव किया उसके लिए तो सॉरी बनती है, मगर वो पल भर के लिए रुकी। ये जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सब मेरी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। नहीं, वो गोली मेरे लिए थी। अगर मैं आपके साथ चली जाती तो कुछ भी ना होता। तुम्हें किसने कहा वो गोली तुम्हारे लिए थी? वो मेरे लिए ही थी, इसलिए मेरे ही हिस्से में आई। अब ये काश अगर मगर करने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो तो हो चुका। आप ही समझाएं इसे कि इधर पेनाडोल गोली की बात नहीं हो रही, जो ये बार बार एक ही बात कहती है कि ये गोली मेरे लिए थी। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि अजहान ने दरमियान से ही टोक कर कहा। बदले में रचना ने उसे घूरा था। तुम मीडिया तक कैसे पहुंची? सोहा ने अचानक पूछा। इनकी वजह से। उसने पास बैठे अजहान की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा खुला और शाजिम फूलों का गुलदस्ता उठाए रूम में दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके माथे पर बल पड़े। वो कदम उठाता आ गया। मुस्कुराते हुए उसने सबको मुतवज्जो किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी तरफ से जवाब आया। जवाब देने वाले को उसने कड़े तेवरों से घूरा था। ये आपके लिए। गुलदस्ता सोहा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने ना चाहते हुए भी थाम लिया। माई सेल्फ अजहान अलवी। अजहान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ा। शाजिम आफंदी, नाम तो सुना होगा आपने। उसने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। जी, तकरीबन हर कुत्ते काम में आपका ही नाम सुना है। माशाल्लाह से काफ़ी फेमस हैं आप। उसकी बात सुनकर सोहा ने बमुश्किल हंसी रोकी, जबकि रचना कहका लगा गई थी। शाजिम ने तेज़ी से अपना हाथ पीछे खींचा। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। माशाल्लाह से काफ़ी तमीज़दार हैं आप। मुकाबिल ने कहका लगा। क्या करूं, मैं ऐसा ही मुंह फाटूं? वाह, फिर तो मज़ा आएगा। पीएचडी तो मैंने भी पूरी की हुई है बदतमीज़ी में। फिर कभी सुनाऊंगा आपको। वो वापस अपनी टोन में आया। माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद तरक्की दे। अपनी इस पीएचडी को जल्द अज जल्द काम में लाएं। ये ना हो कि बाद में वक्त ना मिले और सारी ज़िंदगी पछतावा रहे आपको इस बात का। मैं कोई भी काम करके पछताता नहीं हूँ और ना ही अंजाम से डरता हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो इससे पूछ सकते हो। उसने पास बैठी रचना की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर रचना का चेहरा हद तक से लाल हुआ, जबकि एजहान का गुस्से से, बकवास बंद करो अपनी। जो भी बात करनी है मुझसे करो। इसे फजूल में बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ओह, याद आया। औरतों को तो दरमियान में घसीटने और उनका सहारा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शाजिम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। बस करो तुम लोग और चले जाओ यहाँ से। यह अस्पताल है, यहाँ मजीद ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। सोहा शाजिम को इशारा करते चिल्लाई। इस तरह ऊंचा बोलने से उसे खांसी आई थी और दर्द की एक लहर दौड़ी थी उसके अंदर। रचना ने आगे बढ़कर उसे पानी दिया। शाजिम ने गुस्से से जहान को घूरा और लंबे डग भरता वहां से चला गया। बाहर आया। सामने ही से उसे शनाया आती दिखाई दी, जो उसे देखकर ठिठकी, मगर अगले ही लम्हे चेहरे पर नागवारियत फैल गई। कैसी हो? उसके करीब आकर उसने पूछा। ठीक। यकीनन तुम्हारे इस रवैये की वजह से आजकल खबरें हैं जो मेरे मुतालिक गर्दिशें कर रही हैं, है ना? वो रुख मोड़ गई थी, मगर बोली कुछ नहीं। वो नाराज़गी इस तरह दिखा रही थी जैसे उन दोनों के दरमियान कोई बहुत गहरा रिश्ता था। उधर तुम्हारी आपी ने आंखें माथे पर रख ली हैं, इधर तुमने मुंह फुलाया हुआ है। वो भी मुझसे इसी वजह से नाराज़ है, बल्कि बदगुमान है। जानती हो, आज मिलने आया हूँ तो सही तरीके से बात भी नहीं की, और इस सब की वजह वो लड़की है जो उस वक्त उसके कमरे में मौजूद है उसके पास। कैसे पल में तुम्हारी आपी ने मेरी मोहब्बत को फरामोश कर दिया उसकी बातों में आकर। एक मौका तो देती मुझे, मगर शायद उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन ही नहीं था। वो तासुफ से ठंडी आह भरते बोली। शनाया मुंह खोले उसका चेहरा तक रही थी। तुम मेरा साथ दोगी? मगर वो तो उसकी बातों में उलझी हुई थी। शाजिम ने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो जैसे होश में आए। एक बार फिर उसे अपनी बात दोहराई थी उसके सामने। साथ दोगी मेरा? मतलब और कुछ नहीं, कम अज़ कम मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए मेरा साथ दे दो। वो गड़बड़ाई। पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। वो कहकर तेज़ी से वहाँ से भागी, क्योंकि मज़ीद उसमें कुछ भी सुनने की ताकत नहीं थी। वो मुस्कुराया और कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। हमारी बेटी ने जो भी कहा वो सब झूठ है। सुल्तान अफंदी तो बहुत अच्छे इंसान है। उनका बेटा शाजिम भी बहुत फर्माबरदार बेटा है। हमारी बेटी ने उस पर जो इल्ज़ाम लगाया वो सरासर झूठ है। असल में इसमें भी हमारा ही कसूर है। एक इकलौती बेटी है वो हमारी। गरीब थे हम, मगर इसके बावजूद उसकी हर जिद पूरी करते थे। उसके मुंह से निकलने से पहले हर बात मानते थे, और यही वजह थी कि वो ज़िद्दी और खुदसर हो गई। हमें नहीं पता वो कब और कैसे शाजिम अफंदी से मिली, उसे पसंद करने लगी, जिसका इकरार उसने कई बार हमारे सामने किया। मैं अक्सर समझाती थी कि वो अमीर लोग हैं और हम गरीब, हमारा उनसे कोई जोड़ नहीं, मगर उसके सर पर तो जैसे भूत सवार हो गया। उसने शाजिम को कह दी अपने दिल की बात, मगर उसके इन
इनकार ने जैसे उसे तोड़ दिया। बिल्कुल चुप हो गई थी, मगर कुछ दिन बाद उसके सर पर एक ही भूत सवार था कि उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना जो शाजिम ने उसकी की। हमारे लाख समझाने पर वो चुप हो गई। हमें लगा समझ गई है, मगर कुछ दिनों बाद घर छोड़कर चली आई। बहुत ढूंढा हमने, मगर कोई अता पता ना मिला। रुसवाई के डर से पुलिस को भी नहीं बताया। मगर हम गरीबों के पास इज्जत ही तो होती है। मगर आज वो भी उस लड़की ने खाक में मिला दी, कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। रचना बेयकीनी की कैफियत में स्क्रीन को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये उसी की माँ थी। रचना बेयकीनी की कैफियत में स्क्रीन को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये उसी की माँ थी। नहीं, अम्मी ऐसा नहीं कह सकती, वो सदमे में बोली और ट्रांस की कैफियत में उठकर स्क्रीन पर नजर आती माँ के हाथ पर मुंह पर हाथ फेरा। अलीज़े ने आगे बढ़कर उसे कंधों से थामा। अलीज़े, मेरी माँ ऐसे कैसे कर सकती है, वो भी मेरे साथ, अपनी बेटी के साथ। वो अभी भी सदमे में थी। अलीज़े उसे थाम के कमरे में ले गई, मगर वो बार बार पीछे मुड़कर स्क्रीन की जानिब देखती जा रही थी। 3 महीने गुजर चुके थे, मगर उनकी जिंदगियां जैसे वहीं रुकी हुई थीं। केस अदालत में तो पहुंच चुका था, मगर अदालतें भी अमीरों के मुताबिक चलती हैं। तारीख पर तारीख मिल रही थी। उधर सुल्तान अफंदी और शाजिम की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल खामोशी थी। उस दिन के बाद शाजिम सोहा के पीछे नहीं आया था। वो हैरान थी इस खामोशी पर, मगर जानती थी कि वो ज़रूर उसके पीछे आएगा। मगर वो जानती थी कि ज़रूर इस बात के पीछे भी कोई बड़ी वजह होगी। दोपहर का वक्त था। जुलाई की चिलचिलाती धूप अपने जोबन पर थी। वो सुबह की घर से निकली किसी काम के लिए। उस वक्त घर में दाखिल हो रही थी। घर में मामूल से हटकर चहल पहल थी। वो कमरे में गई, सीधी फ्रेश होकर किचन में आई, मगर किचन में मुलाजमा को देख हैरान हुई। खैरियत शमा, इस वक्त किसके लिए खाना बना रही हो? उसने पास पड़ी गाजर उठाई और धो के खाने लगी। वो साहब जी जो अक्सर आते हैं दोपहर को, आपको कहाँ पता होगा, आप तो घर ही नहीं होती। हाँ, मुझे चाय पीनी है। खैर तुम करो जो कर रही हो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। वहाँ वैसे भी चाय अभी बनाई थी उसने मेहमानों के लिए, पड़ी हुई है। अगर आप कहें तो वो गर्म कर दूँ? मैं कर देती हूँ खुद ही गर्म। चाय गर्म करके कप में उंडेल कर वो बाहर आई। दूसरी तरफ शनाया आई थी। वो भी किचन की तरफ आ रही थी। शनाया कौन आया? जाने क्यों उसे तजस्सुस हुआ। खुद ही देख लें, उसने रूखेपन से जवाब दिया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। उसे वो उखड़ी उखड़ी सी लगी। सर झटकती कप उठाए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। उसका इरादा सिर्फ बाहर खड़े होकर देखने का। अंकल, आपका ये रवैया बजा है, मगर मैं नहीं जानता सोहा ने कभी इस बारे में जिक्र किया होगा कि नहीं। दरअसल मैं और सोहा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसकी जब पहले शादी हुई थी तब भी उसने आपकी मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। उसके बाद जो भी हुआ, आई एम सॉरी, लेकिन वो सब मेरे बस में नहीं था। मैं मजबूर था। जानता हूँ मैंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मेरा यकीन करें अंकल, मेरी नीयत गलत नहीं थी। और अब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना मुझ पर, आपने देखा ही होगा उस लड़की के माँ बाप तक उसे झूठा कह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उस केस से बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा। बस आपको मेरी मदद करनी है। सोहा इन सब की वजह से मुझसे बदगुमान है, लेकिन ये सब वक्ती है। जानता हूँ मैं कि आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं लाजमी मैं ही हूँ। सब आप, बस आप। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वो तेज़ी से अंदर आई। जो बाहर खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी और अब बर्दाश्त उसकी जवाब दे गई थी उसको। तो दिखाई दिया तुमने अपना घटियापन। मैं भी सोच रही थी कि इतनी आसानी से तुम पीछे तो नहीं हट सकते। कुछ ना कुछ तो घटिया प्लान होगा तुम्हारा। तो ये था तुम्हारा घटियापन। दफा हो जाओ यहाँ से। वो चिल्लाई थी। सोहा, ये क्या तरीका है बात करने का? बात बैठकर तमीज से भी हो सकती है। पापा, इस शख्स का असली चेहरा देखने के बाद इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है मेरे लिए, और आप बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं। मुझे तो आप पे हैरत हो रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये इस घर में बैठकर आपके सामने बकवास कर रहा है और आप सुन भी रहे हैं। एनाफ इज एनाफ सोहा। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। और रियली, मतलब आपकी भी इज्जत है? इतनी बेइज्जती महसूस हो रही है तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? शर्म से डूब मरो। लेकिन तुम जैसे इंसान, बस बहुत हो गया सोहा। अब मैं मज़ीद तुम्हारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना सुनूं। जुनेद साहब उसकी बात दरमियान में ही काट कर उस पर चिल्लाए। फाखरा बेगम जो सो रही थी, शोर सुनकर वो भी भागी आई थी। शनाया भी दरवाजे में ही खड़ी थी। शाजिम बेटा तुम जाओ, दिमाग ख़राब है इसका, अब दूसरों का दिमाग ख़राब करने पर तुली है। वो शाजिम से मुखातिब हुए। अंकल, अब तो मैं जा रहा हूँ, मगर इसे समझाइएगा, बहुत गलत कर रही है ये, बाद में पछताएगी। वो सोहा की तरफ देखता जू मायनी बात कह गया। वो तो चला गया, मगर पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया था सोहा के लिए।
तुम अशर से शादी तोड़ने के प्लान में इन्वॉल्व थे इसके साथ? उसके जाते ही बाप की तरफ से पहला सवाल आया, जो उसके वहमो गुमान में भी ना था। क्या मतलब? आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नहीं, तस्दीक कर रहा हूँ, ताकि बाद में तुम्हें ये गिला ना रहे कि मुझे सफाई का मौका ही नहीं दिया गया। वो स्पाट लहजे में बोले थे, जबकि हवन्नकों की तरह वो उनका मुंह तक रही थी। कुछ बोलोगी अब? अब जब आपको उसकी बातों पर यकीन है तो मेरे कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं। मुझे मेरे घर वालों के सामने सफाई पेश करना पड़ रही है, बाहर वाले तो फिर बातें करेंगे ही ना। बस तुम इतना बताओ, जो कुछ भी कह कर गया वो सच है या झूठ? झूठ है, एक एक लफ्ज़ झूठ पर मबनी था। तो उसने शादी क्यों तोड़वाई? पागल था वो, उसे क्या मिलना था ये सब करके? कोई तो आस उम्मीद दिलाई होगी ना तुमने, तुम्हारी तरफ से कुछ ना कुछ तो था ना, जो वो इतना बड़ा कदम उठा गया। ये सवाल नहीं था, बल्कि उसे सुनाया गया था कि अब उसकी दलीलें और सफाइयाँ किसी काम की नहीं। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई बाप की इज्जत से खेलते हुए? पापा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए। आखिर को निकली ना तुम अपनी उस माँ की ही बेटी। तुम्हें उससे छीन कर इसलिए पाला था कि उसका साया भी ना पड़े तुम पर, मगर खून आखिर खून होता है, वही गंदा खून। बस करें पापा, माँ का पीछा छोड़ दें। खून को गाली देने से पहले सोच लें कि मेरी रगों में आपका भी खून है। वो आगे बढ़े थे और थप्पड़ रसीद किया था उसके गाल पे। ये पहला थप्पड़ था उसके बाप ने जो उसे मारा था। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। दो आंसू निकलकर उसके गाल पे बहे थे। वो मुड़ी और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद करके उस दिन वो बहुत रोई थी। उसके बाप का उसके साथ पहले जैसा भी रवैया था, मगर आज के रवैये ने उसे तोड़ के रख दिया था। वो टेरेस पर बैठी किसी किताब के मुताले में मगन थी। हॉर्न की आवाज़ सुनाई थी, जिस पर उसने एक लम्हे के लिए गर्दन उठाकर देखा, फिर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। अजहान अंदर आया। अलीज़े टीवी लाउंज में बैठी टीवी पर कुछ देख रही थी। अलीज़े, रचना कहाँ है? खैरियत तो है ना? आते ही रचना, न सलाम न दुआ। बहन भी इधर ही रहती है, उसका भी पूछ लिया करें। वो शरारतन बोली, बहन ने इधर ही रहना है, बाद में पूछ लूँगा। कहाँ है वो? ऊपर जाएं, कर लें दीदार, ताकि आपकी बेकरार रूह को करार आ जाए। ये फजूल बकवास उसके सामने मत कर देना। वो खफा हुआ था और साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। क्या पढ़ रही हैं? उसे किताब में मगन देख उसने पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही किताब मिल गई तो पढ़ना शुरू कर दी। और कोई काम भी तो नहीं है ना? तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या? अब तो अरसा हो गया है कोई खुशी की खबर सुने। उस रात शाजिम के साथ जो लोग थे ना, उनमें से एक हमारे कब्जे में है। अब उससे सब कुछ उगलवाना है। उसके ज़रिए बाकी सब तक पहुंचेंगे हम, और उनसे फिर शाजिम तक। क्या ये सब मुमकिन है? बिल्कुल। अब तो ये सब एक ख्वाब सा लगता है। उसने गहरी सांस ली थी। बहुत जल्द ये ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। बस तुम दुआ किया करो, और जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ कुछ दिन और सही। इस बार बाजी हमारे हाथ में होगी इंशाल्लाह। इस पेशी पर हम जीत जाएंगे और ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। केस सिर्फ अदालत से बंद होगा, मेरी ज़िंदगी से नहीं। वो मध्यम आवाज़ में बोली। रचना, माजी चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे भुला देना ही बेहतर होता है। अगर आप पीछे मुड़कर ही देखते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की मायूसी की बातें ना सुनूं। उसने नज़रें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा, मगर ज़्यादा देर उसकी आंखों में देख नहीं सकी और नज़रें झुका गई। अब क्या हुआ? उसे यूं चुप देखकर उसने पूछा था। कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि जहाँ मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, डर की वजह से पीछे हट गए, हत्ता कि मेरे खिलाफ भी बोलने से गुरेज किया। आपका बहुत शुक्रिया। कौन करता है किसी के लिए इतना? वो मुस्कुराया। हर किसी को अपनी जान बचाने का हक होता है। तुम्हारे माँ बाप ने जो किया वो अपनी जगह ठीक थे। और रही बात मेरी, तो हो सकता है मैं खुद गर्ज हूँ, ये सब किसी मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। मतलब? वो उलझी। वक्त आने पर बता दूंगा। चलो आ जाओ नीचे, खाना लग गया होगा। वो खड़े होता बोला और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। वो भी सोचों में गुम उसके पीछे चली आई। इंतहाई गुस्से में वो घर में दाखिल हुआ और सीधा सुल्ताना फंदी के कमरे की तरफ गया। बगैर दस्तक दिए उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला था। मैंने कहा था ना आपको कि ज़ैनब को इस सब से दूर रखिएगा। फिर वो पाकिस्तान में क्या कर रही है? क्यों बुलवाया आपने उसे वापस? वो ऊंची आवाज़ में गरजा था। आवाज़ आहिस्ता बरखुरदार। ये कौन सा तरीका है बात करने का? मेरा फिर वही सवाल है कि उसे पाकिस्तान क्यों बुलवाया आपने? अब की बार वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। बेटी है वो मेरी, नहीं बुलवा सकता क्या? बेटी? वो इंतज़ारिया हंसा था। बाबा जानी, ये ड्रामे आप मेरे सामने मत किया करें। अच्छी तरह जानता हूँ कितनी मोहब्बत है आपको अपनी बेटी से, और ये भी जानता हूँ कि क्यों बुलवाया है आपने उसे इधर।
एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर ज़ैनब को कुछ भी हुआ ना तो मैं। वो बात अधूरी छोड़ गया। तो तो क्या बाप को मार दोगे? हाँ बोलो। नहीं, मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, तो मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँगा, सारा किस्सा ही ख़त्म। शोला बरसाती आंखों से बाप की तरफ देखता वो जो तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उन्होंने किसी का नंबर मिलाया था। तुम्हें कहा था ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, फिर तुम्हारे उस बाप को कैसे खबर हो गई? वो गरजे थे। कौन, किसे पता चला? मैंने किसी को नहीं बताया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, फिर तुम्हारा बाप आके बता गया है मुझे। हो सकता है बीबी जी ने खुद बताया हो किसी को। उल्लू की पट्टी नहीं है वो कि मेरे मना करने के बावजूद किसी को बताए। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटता हूँ। गुस्से से कहकर वो फ़ोन पटक गए थे बेड। वो नाश्ता साथ नहीं करती थी, मगर अब रात का खाना लाजमी सबके साथ खाती थी। आज दूसरा दिन था, वो रात के खाने की टेबल पर नहीं थी। हैरत की बात कि कोई उसे बुलाने भी नहीं आया था। उसकी 2 दिन से घर में किसी से बात नहीं हुई। हत्ता के सब इतना कुछ होने के बावजूद मोहित भी नहीं आया था। हत्ता के इतना सब कुछ होने के बाद मोहित भी नहीं आया था उसके पास। शायद वो भी बदगुमान हो गया था उससे। रात का न जाने कौन सा पहर था, उसे भूख महसूस हुई। वो उठी और किचन में गई। खाना गर्म करके वापस कमरे में ला रही थी कि शनाया कमरे से निकली। वो उसे देख के रुक गई। खैरियत, इस वक्त तक जाग रही हो? वो जल्दी सोने की आदी थी, इसलिए उसे हैरत हुई थी उसे जागता देखकर। आपसे मतलब? मैं जब मर्जी सो जागूं, आप कौन होती है मेरी टोह लेने वाली? वो इंतहाई बदतमीजी से गोया हुई। सिर्फ एक सादा सा सवाल पूछा था मैंने, उसमें इतनी बदतमीजी वाली क्या बात थी? और कुछ नहीं तो बंदा बड़ी होने का ही लिहाज कर ले। वो हैरान हुई थी उसके रवैये पर। बड़ी हैं तो मतलब कुछ भी करेंगी। वैसे एक बात पूछूं, शाजिम से दिल भर गया था आपका? उसकी बात सुनकर उसका दिमाग घूमा था, उसका ज़ब्त खो गया। एक हाथ में खाना था, दूसरे हाथ से जोरदार थप्पड़ रसीद किया था उसे। आज के बाद इस तरह की बकवास करने से पहले 100 दफ़ा सोचना। वो गुस्से से लफ्ज़ चबा चबा कर बोली और कमरे में चली गई, जबकि शनाया अभी भी गाल पर हाथ रखे मुंह खोले खड़ी थी वहाँ। जो जहर शाजिम ने उसके अंदर भरा था वो अब उसके सामने भी उगल रही थी। कमरे में आकर उसे लगा कि उसका सांस उखड़ रहा कमरे में आकर उसे लग रहा था कि उसका सांस उखड़ रहा। एक ही सांस में उसने एक गिलास पानी अपने अंदर उंडेला। उसका तनफ्फुस तेज हो रहा था, चेहरा सुर्ख हो रहा था। कम अज कम शनाया से वो इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब उस घर में एक दिन भी रहना मुहाल है उसके लिए। अगर वो मजीद एक भी दिन रही तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। कुछ सोचते उठी और ज़रूरत की चीज़ों को समेटना शुरू किया। इतवार था आज। रात देर से सोने की वजह से उसकी आंख सुबह देर से खुली थी। उसने वक्त देखा तो 11 बज चुके थे। वो उठी, फ्रेश हुई। नाश्ता तो करना नहीं था। कुछ लम्हे उसने अटैची केस को घूरा, फिर घसीटते हुए बाहर की जानिब चल पड़ी। इससे पहले कि वो घर के दरवाजे से बाहर कदम रखती उसे आवाज़ आई, कहाँ जा रही हो? वो मुड़ी। सुना था जिस घर में आपकी इज्जत ना हो उस घर में आपको मजीद नहीं रहना चाहिए। तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। जुनैद साहब सख्त लहजे में बोले, मगर परवाह किसे थी? उसने ऐसे जैसे अनसुना कर दिया था उसे। अभी एक और कदम बढ़ाया ही था कि फिर उसके कानों में आवाज़ पड़ी, जिसे सुन के वो रुक गई। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तेजी से मुड़ के बाप की तरफ देखा था। उनका चेहरा सपाट था। इस घर से सिर्फ एक ही सूरत में जा सकती हो, शादी करके। मैं मजीद कोई भी बदनामी अपने सर नहीं ले सकता। लोगों को जवाब दूँ मैं? क्या जवाब दूंगा? आपको सिर्फ लोगों को जवाब दे होना होता है। वो सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देख रही थी। वो नज़रें फेर गए। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल है तो इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। अपना फैसला सुनाकर वो जा चुके थे। कुछ लम्हे वो वहाँ खड़ी ज़मीन को घूरती रही, फिर मरे कदमों से अंदर की जानिब वापस चली गई।